तंत्रिका तंत्र पूछना है ना? हैं? अंग्रेजी से का नर्वस सिस्टम हो गया ना? नर्वस नहीं, नर्वस सिस्टम रहेगा। बोलिए तो। अच्छा बताइए, तंत्रिका तंत्र का है? तंत्रिका तंत्र मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। हैं? तंत्रिका तंत्रिका का मतलब पूरे सोचने शरीर समझने को और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। शरीर के सोचने समझने मतलब वैसा तंत्र जो सोचने समझने की स्मृति रखता है, शरीर के संपूर्ण भागों पर नियंत्रण रखने का काम करता है, तंत्रिका तंत्र कराता है। इसके अलावा भी और भी शरीर में कोई भी चीज हलचल होता है तो उस चीज की अनुभूति मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम आपका तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही किया जाता है। ऐसी चीज ना हुआ। तंत्रिका तंत्र में आपका सबसे तंत्रिका तंत्र किस तरह का होता है? तो धागानुमा रचना होता है, जिसे विभाजित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सबसे लंबी तंत्रिका कौन सा होता है? सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र या सबसे बड़ी न्यूरॉन होता है। ऐसी चीज होता है। इसका निर्माण जो कहाँ से होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। भ्रूण के एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। बाकी मस्तिष्क में एक बीमारी होता है पार्किंसन का, जिसका संबंध किससे है? तो तंत्रिका तंत्र से। ऐसी जो है ना। अब तंत्रिका तंत्र से देखिएगा तो उसको 3 भाग में बांट दिया गया आपका। तो इसका 3 भाग कौन कौन होता है? CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आपका होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर आपका होता है ANS। ए से आपका ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, जिसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो जाता है। ये आपका होता है, इसका हिंदी का हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अगर पढ़ेगा तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम का है केंद्रीय तंत्रिका पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। हाँ, तंत्रिका तथा पूरे शरीर को नियंत्रण करने का काम, उस पर नियंत्रित रखने का काम आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। इसको कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, मस्तिष्क और मेरु रज्जु के भाग में बांटा गया ना। मस्तिष्क और मेरु रज्जु। तो इसमें मस्तिष्क का काम क्या हुआ? मस्तिष्क मतलब सूचनाओं का भूख प्यास को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का केंद्र है। मनुष्य के मस्तिष्क होता है सूचना और प्रसारण का मुख्य केंद्र माना जाता है, ठीक है। नामक एक हड्डी से ढांचा से और यही जो मस्तिष्क होता है एक आपका मतलब हड्डी के एक ढांचा में अंदर रहता है, और उस ढांचे को आपका क्रेनियम के नाम से जाना जाता है। और वो जो क्रेनियम है वो 3 भाग में बटा रहता है। और यही क्रेनियम आपका क्रेनियम में 3 सतह होता है, बाहरी सतह होता है। क्रेनियम का मुख्य काम हुआ मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना। और ये जो क्रेनियम के बाहरी तरफ जो था आपका मेनिंजिस नामक एक परत पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है, ऐसी ना हुआ। और वही मेनिंजिस में कितना परत होता है? 3 परत होता है। पहला कौन हुआ? ड्यूरामेटर होता है, दूसरा होता है अरेक्नाइड, और तीसरा होता है पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायामेटर ये आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसी में से एक आपका तीनों में से पायामेटर जो था, इसका काम क्या है? तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो पायामेटर के द्वारा किया जाता है। यही तीनों जो था सतह जो हुआ, इसमें एक द्रव भी पाया जाता है। उस द्रव को क्या कहा जाता है? तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव रहता है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव नहीं रहता। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव का मुख्य रूप से काम क्या हुआ? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो हुआ, इसको नमी और मुलायम रखने का काम जो था, नमी पहुंचाने का काम और मुलायम रखने का काम ये सेरेब्रोस्पाइनल द्रव करता है, ठीक है। ये शरीर में इसकी मात्रा होता है 150 ml के रूप में रहता है। मस्तिष्क में इसका मात्रा जो होता है ये तीनों के रूप में। बाकी इसका प्रकृति कैसा होता है? तो क्षारीय टाइप का ही हो जाता है, ठीक। इसके बाद आपका मस्तिष्क का काम तो देख लिए ना, मुख्य रूप से इसका काम का था।
और मस्तिष्क को ही 3 भाग में बांट दिया गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के रूप में किया गया ना। तो अग्र मस्तिष्क में कहा है सेरेब्रम, अग्र मस्तिष्क आपका मध्य मस्तिष्क और फिर आपका पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कितने भाग में? 2 भाग में। एक आपका सेरेब्रम और दूसरा डायएनसेफेलॉन, डायएनसेफेलॉन, इसी दोनों में बांटा गया। सेरेब्रम मस्तिष्क का मतलब सबसे बड़ा ये तीनों में कौन होता है? सबसे बड़ा सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम संपूर्ण मस्तिष्क का कितना होता है? 66%। 2/3 या 66% भी बोल सकते हैं। प्रतिशत में 66% बोलिए या फिर 2/3 बोलिए। ऐसी जो है ना, यह सबसे बड़ा और सबसे विकसित जो होता है सेरेब्रम होता है। इसका भी आकार सबसे बड़ा होता है, सबसे विकसित होता है। बुद्धि का केंद्र जो आपका होता है सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, सेरेब्रम आपका बुद्धि का केंद्र है। सेरेब्रम जिसको प्रमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, अगर जनरली हम जानते हैं कि मस्तिष्क जो हुआ, मस्तिष्क के सबसे ऊपरी सतह पे किस चीज का उपस्थिति रहता है? मस्तिष्क के सबसे ऊपरी सतह पर तो जो आपको दिखाई दे रहा है बाल हो जाएगा, सही हो ना। मस्तिष्क के सबसे ऊपरी सतह पर जो दिखाई दे रहा है बाल हो जाएगा। इसके बाद क्या हो सकता है? त्वचा हो सकता है, त्वचा होगा ना। इसके बाद क्या होगा? खोपड़ी हो जाएगा, या अंदर क्या हड्डी जो अस्थि होता है, यही चीज हो जाएगा। ये जो है ना, फिर खोपड़ी के अंदर में आएगा। फिर आपका क्रेनियम यहाँ पे आ जाएगा, फिर मेनिंजेस आ जाता है। मेनिंजेस चोट लग जाता है तो सो जाता है तो हाँ, मेनिंजेस आपका ही ना हुआ 3 परत जो आपका हुआ। मेनिंजेस नामक परत होता है जिसमें अरेक्नाइड, पायामेटर और ड्यूरामेटर तीनों पाया जाता है। जिसमें आपका मेनिंजेस में अगर किसी तरह का सूजन हो जाता है, चोट लग जाता है तो मेनिंजाइटिस नामक एक रोग हो जाता है। ठीक है, फिर यहीं पे आपका मेनिंजेस में ही तीनों परत हुआ आगे, जिसको अरेक्नाइड, पायामेटर और ड्यूरामेटर नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद सामने जो हुआ अग्र मस्तिष्क हुआ, पश्च मस्तिष्क आपका बीच में होता है और मध्य मस्तिष्क बीच में होता है, पश्च मस्तिष्क आपका पीछे होता है। ये चीज होता है ना। सेरेब्रम का मुख्य रूप से काम का है प्रमस्तिष्क का। सेरेब्रम जो यादाश्त का केंद्र होता है, चिंतन मनन का केंद्र होता है, बुद्धि का केंद्र होता है, चतुराई का केंद्र भी आपका यही पर होता है। या किसी काम को करने के प्रति जो उत्सुकता शरीर में जगता है वो कहाँ जगता है? इसके लिए सेरेब्रम ही उत्तरदायी होता है। तो सेरेब्रम का मुख्य रूप से यही काम हुआ, हिंदी नाम हुआ इसका प्रमस्तिष्क। ऐसी जो है ना। बाकी आपका डायएनसेफेलॉन हुआ, डायएनसेफेलॉन आपका 2 भाग में बटा रहता है। कौन कौन? थैलमस ना, थैलमस और फिर आपका हाइपोथैलेमस के रूप में बटा रहता है। डायएनसेफेलॉन थैलमस और हाइपोथैलेमस के रूप में बटा रहता है। मुख्य रूप से अगर हम डायएनसेफेलॉन का बात करते हैं कि डायएनसेफेलॉन का काम क्या है, तो फिर इसका काम क्या हो जाएगा? ये दोनों को मिला के यही हो जाता है। लेकिन एक मोटा मोटी इसका काम भी तो होगा कुछ ना। तापमान को नियंत्रित करना शरीर का, पसीना को कंट्रोल में करने का काम करता है। ठीक है, जल के संतुलन को बनाने का काम आपका डायएनसेफेलॉन करता है। बाकी रक्तदाब को भी कंट्रोल में करता है डायएनसेफेलॉन। हाँ, तो डायएनसेफेलॉन में फिर अगर दोनों में से कोई एक पूछ दिया जाए तो फिर आपका हाइपोथैलेमस का काम आएगा। ये चीज हुआ ना। बाकी आपका थैलमस जो था, थैलमस का काम का दर्द, गर्मी होता है, ठंडा होता है, दर्द का एहसास कराने का काम आपका थैलमस के द्वारा किया जाता है। गर्मी, ठंडा और दर्द, यही 3 का एहसास होता है तो थैलमस कराता है। ये एहसास इसलिए मतलब किस तरह से कराता है? एहसास कराने का काम करता है। तो आँख से आप जो चीज देखते हैं या फिर आप कान से सुनते हैं, आपका त्वचा किसी चीज को छूता है, उससे जो आपका अनुभूति होता है, तो एक शरीर में तंत्रिका एक्टिव हो जाता है। वही तंत्रिका जो होता है आपको मस्तिष्क को इस चीज को पहुंचाने का काम करता है। गर्म, ठंडा अथवा दर्द का एहसास कराने का काम करता है। ऐसी जो है ना, तो इसके लिए मुख्य रूप से संवेदी आँख, नाक, आँख हुआ, कान हुआ और शरीर का त्वचा जो होता है उत्तरदायी होता है। बाकी हाइपोथैलेमस हुआ, हाइपोथैलेमस हार्मोन एक्टिव करने का काम करता है। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन निकलता है उस पर नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य काम क्या हुआ? हाइपोथैलेमस का मुख्य काम तो आपका गुस्सा हुआ, सुख दुख का एहसास करता है, किसी के प्रति प्रेम या किसी के प्रति घृणा इस चीज का भी एहसास कराता है। भूख लग रहा है उस चीज का एहसास कराता है। नींद का भी एहसास कराता है। लैंगिक क्रिया जो होता है, लैंगिक क्रिया होता है
उस चीज के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब किसी मतलब लड़का को फीमेल के प्रति देख करके अट्रैक्टिव होना, या किसी फीमेल को मतलब मेल को देख करके अट्रैक्टिव होता है, उसके लिए आपका हाइपोथैलेमस ही उत्तरदायी होता है। ये चीज होता है ना। तो ये आपका हाइपोथैलेमस का मुख्य रूप से काम आपका हो गया। अब हाइपोथैलेमस के बाद आपका अग्र मस्तिष्क में आपका दोनों हो गया ना। अग्र मस्तिष्क के बाद आपका आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में भी आपका दो भाग होता है। कौन कौन? एक आपका होता है सेरेब्रल, ये होता ना। फिर आपका होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरेब्रल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। सेरेब्रल का काम का हुआ शरीर को कंट्रोल करना है। मस्तिष्क के अन्य तंत्रिकाओं को मेरु रज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है? तो सेरेब्रल करता है। ऐसी चीज हुआ ना, ठीक है। बाकी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम का है देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करना है। देखने और सुनने की क्रिया का मुख्य केंद्र अगर आपको माना जाता है तो आपका होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। देखने सुनने का बोलिए, या फिर आपका एक और होता है बोलने के लिए भी उत्तरदायी होता है, या फिर एक और होता है किसी चीज को छूते हैं तो उसकी अनुभूति जो कराता है उस चीज के लिए भी उत्तरदायी होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसी को एक दृढ़ पिंड के नाम से जाना जाता है। दृक पिंड कहा जाता है, इसे दृक पिंड कहा जाता है। और यही जो होता है दृक पिंड 3-4 भाग में बटा रहता है, जिसमें एक आपका होता है देखने के लिए उत्तरदायी होता है, एक आपका सुनने के लिए, एक आपका बोलने के लिए, और एक किसी चीज को टच करते हैं तो उसका अनुभूति मस्तिष्क तक पहुंचाता है उस चीज के लिए। तो देखने के लिए आपका उत्तरदायी होगा और ऑक्सीपिटल के नाम से जाना जाता है। वो एक साइड ऑक्सीपिटल होता है। ऑक्सीपिटल देखने के लिए उत्तरदायी होता है, सुनने के लिए होता है आपका टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल लोब हो जाता है, सुनने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका हिंदी नाम होता है आपका होता है। फिर आपका उसी तरह से बोलने के लिए होता है फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब होता है। फ्रंटल लोब का हिंदी हुआ अग्रलाट पाली होता है, ठीक है ना। तो ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में दृक पिंड जो होगा इसके 3-4 भाग हुआ। फ्रंट ऑक्सीपिटल लोब जो देखने के लिए उत्तरदायी हुआ, और टेम्पोरल लोब हुआ सुनने के लिए उत्तरदायी हुआ, और फिर आपका इसमें होता है बोलने के लिए तो फ्रंटल लोब जो आगे की ओर स्थित होता है वही आपको बोलने के लिए उत्तरदायी होता है। और एक आपका होता है भीतीय कपाल के नाम से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नहीं आता, इसका हिंदी आता है। भीतीय कपाल होता है कि किसी चीज को टच करते हैं तो उसकी अनुभूति कराता है, इस चीज के लिए उत्तरदायी होता है आपका भीतीय कपाल। जो आपका किसका भाग होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का ही भाग होता है। ये चीज आपका हुआ ना। इसके बाद फिर आपका इसमें तो दोनों हो गया ना, मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में आपका हो गया। इसके बाद फिर आपका देखिए तो मस्तिष्क का एक और भाग हुआ जिससे पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। पश्च मस्तिष्क कितना भाग में बट गया? कौन कौन? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, यही ना होता है। सेरिबेलम का मुख्य रूप से काम का हाँ शरीर में होने वाली अच्छी क्रिया होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे आप बोल रहे हैं तो उस चीज को नियंत्रित करना सीखने वाला अनैक्षिक में आ जाता है। बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस सब पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। इस पे आप नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत मतलब अंतर्गत आ गया। आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने अनुसार पढ़ रहे हैं, मन हुआ तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐच्छिक क्रिया हुआ। अनैच्छिक क्रिया जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है वही ना अनैच्छिक क्रिया होता है। जैसे क्या हो जाएगा? छिकना हो जाएगा, खांसी हो जाता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया, रक्तचाप जो होता है, हृदय की गति जो होता है, ये सब जो होता है अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और किस के अंतर्गत पढ़ा जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत ये सब आता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत जो होने वाला क्रिया होता है वो किस प्रकार की क्रिया होता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का या देखने का काम ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। आपका मस्तिष्क में पूरा हो गया ना। फिर आपका मस्तिष्क में इसके बाद फिर आपका आ जाएगा कौन? तो मेरु रज्जु आ जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा किसके नीचे स्थित रहता है?
मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना, तो आपका मेरू रज्जु के नीचे स्थित होता है ना, मस्तिष्क के पास होता है। पश्च मस्तिष्क में होता है, लेकिन जुड़ा किससे रहता है? तो मेरू रज्जु से जुड़ा रहता है। इसी मेडुला ऑब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क में मतलब पीछे होता है, और जुड़ा किससे रहता है? तो मेरू रज्जु से जुड़ा रहता है। अब मेरू रज्जु के बारे में अगर हम देखते हैं कि मेरू रज्जु किससे जुड़ा रहता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा रहता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे ही रहता है। यह कैसा होता है? बेलनाकार होता है, खोखला भी होता है। खोखला होने के कारण इसमें एक पतली नली पाई जाती है, और उसी नली में एक द्रव पाया जाता है। द्रव का नाम क्या हुआ? तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है। इसमें भी वही द्रव होता है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या हुआ मेरू रज्जु का? शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है ना। प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है उसको जैसे आप इसमें बेलनाकार होता है, खोखला होता है, इसमें एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव को सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। ऐसी जो है ना। बाकी अगर यहाँ से हटते हैं तो फिर एक आपका आता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण किस तरह से होता है? मस्तिष्क और मेरू रज्जु से जो तंत्रिका निकलता है उसी से आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, अब मस्तिष्क की एक तंत्रिका निकलता है, उसका नाम अलग है, और एक आपका मेरू रज्जु से तंत्रिका निकलता है, उसका नाम अलग है। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को किस नाम से जाना जाता है? क्रेनियल तंतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मेरू रज्जु से निकलने वाली तंत्रिका को स्पाइनल तंतु के नाम से जाना जाता है। यही ना हुआ? क्रेनियल तंतु की कुल संख्या कितना जोड़ी में होता है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी होता है। और मेरू रज्जु और मेरू रज्जु से जो निकलता है स्पाइनल तंतु, इसकी संख्या जो होता है 31 जोड़ी होता है। यही चीज ना हुआ? इसमें तो यही हुआ। ठीक, इसके बाद फिर आपका हुआ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हुआ ना। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या आ जाएगा? सेम चीज इसमें भी होता है। मस्तिष्क और मेरू रज्जु से जो तंत्रिका निकलता है उसको जोड़ने का काम करता है मेरू रज्जु से। मस्तिष्क और मेरू रज्जु से जो तंत्रिका निकलता है उसमें से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी में से कुछ तंत्रिकाओं से निकल कर बनता है। इसका कुछ भाग मस्तिष्क में और कुछ भाग आपका मेरू रज्जु में रहता है। ऐसी ना हुआ? इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है? आंतरिक भागों का, तो आंतरिक भागों में मतलब ब्लडों को मेरू रज्जु या तंत्रिका तंत्र पहुंचाने का काम या देने का काम कौन करता है? तो ये आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। ब्लड को तंत्रिका तंत्र देने का काम ये आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। ये चीज ना हुआ? बाकी इसके लिए मतलब इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, अनुकंपी और परानुकंपी में। ठीक है, अनुकंपी में आपका जैसे शरीर का रोंगटा खड़ा होना किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? अनुकंपी में आ जाता है। ठीक है, और शरीर में ज्यादा पसीना आना ये चीज भी किसके लिए उत्तरदायी होता है? अनुकंपी में होता है। ठीक है, हृदय स्पंदन की दर, हृदय स्पंदन होता है वो बढ़ जाता है। अनुकंपी के लिए उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो अनुकंपी उत्तरदायी होता है। रक्तचाप का बढ़ जाना अनुकंपी के लिए, अनुकंपी इसके लिए उत्तरदायी होता है। और रक्तचाप मतलब इसमें जो हुआ जस्ट इसके विपरीत जो होता है परानुकंपी में होता है। ऐसी ना हुआ? इसमें अगर रोंगटा खड़ा हो रहा है तो ये रोंगटा को सिकुड़ने का काम करता है। आंख का पुतली जो होता है फैल जाता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है अनुकंपी। और भय और डर का केंद्र भी हो जाता है। अगर डर और भय लगता है तो आपका उसके लिए अनुकंपी उत्तरदायी होता है, और नहीं लगता है उसके लिए परानुकंपी उत्तरदायी होता है। ऐसे होता है जैसे कहीं अनजान जगह पर जाते हैं और किसी तरह का आवाज अगर सुना देता है तो डर जाता है अचानक, उसके लिए अनुकंपी उत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, मतलब सक्रिय हो जाता है। और नहीं डर रहे हैं तो आपका ठीक है परानुकंपी है आपका एक्टिव। ये चीज हुआ ना। ठीक, इसके बाद फिर आपका एक पीनियल ग्रंथि भी होता है। पीनियल ग्रंथि का नाम सुने ना? पीनियल ग्रंथि का काम का हाँ एक जैविक घड़ी की तरह काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। ये सब आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका मस्तिष्क के अंतर्गत ये सब आपका आ जाता है। जैविक पीनियल ग्रंथि के बगल में आप देखिए तो पिट्यूटरी ग्रंथि भी पाया जाता है। ठीक है, डायएनसिफेलॉन जो होता है डायएनसिफेलॉन के जस्ट बगल में पाया जाता है। हाँ
तो वही तो बोल रहे हैं। आपका फर्स्ट जो अग्र मस्तिष्क हुआ उसके पीछे जो होता है डायनसिफेलॉन रहता है, और डायनसिफेलॉन के जस्ट बगल में आपका पीनियल ग्रंथि हो गया, और फिर आपका पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, वो चीज भी होता है। जैविक घड़ी की तरह काम करता है, समय पर आपको जगाने का, जैसे अलार्म वगैरह लगा रहता है और 1 मिनट 2 मिनट पहले जो जगाता है, जैसे पर डे आप अलार्म लगा के सो रहे हैं, ठीक है, 3-4 दिन तक अगर सो रहे हैं तो 14 दिन से आपका एक आदत बन जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ये उत्तरदायी हो जाता है। आपका अलार्म बजने से 2 मिनट 3 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 30 सेकंड पहले खुद आपको एक्टिव हो जाता है और आपको जगा देता है, ठीक है ना। आप 4 दिन 5 दिन कोई भी नहीं भी जग पाते हैं तो उसके बाद मतलब कोई भी नहीं भी उठ पाते हैं, कहीं दबा के सुता देता है, उठा नहीं उठ पाते हैं। वो आपका शौकी हो जाता है। फिर अलार्म बज रहा है, इसके बाद भी नहीं उठ रहे हैं तो शौकीन हो गया। समझिए कि आपका जो पीनियल ग्रंथि है वो कोई निकाल लिया है, काम नहीं कर रहा। जैसे मतलब मेन पीनियल ग्रंथि ये काम का हुआ। अगर आप लगातार 4 दिन तक अलार्म के सहारे जग रहे हैं तो 5वां दिन आपको बिना अलार्म के जगाने के लिए आपको ये प्रेरित कर देता है, उधर जगा देता है, ये आपका पीनियल ग्रंथि होता है। मस्तिष्क में कुछ रोग भी होता है, जैसे ईईजी का संबंध किससे है, तो मस्तिष्क से है। जांच करनी ईईजी का पूरा नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ईईजी का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो हंस बर्गर के द्वारा किया गया था, हंस बर्गर के द्वारा किया गया था ना, ठीक है। फिर आपका एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क संबंधी जांच, मस्तिष्क में कुछ रोग हो रहा है, किसी तरह की बीमारी है तो उसका पता लगाता है रोग। अब आपका आएगा मेनिंजाइटिस रोग हुआ, ठीक है। मेनिंजाइटिस तो वही मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है, वायरस और जीवाणु से आपका विषाणु के संक्रमण से होने वाला बीमारी हुआ, ठीक है, जिसमें आपका तीनों जो आपका जो रहता है ना, अरेक्नाइड, पायामीटर, ड्यूरामीटर, उसी में किसी तरह का सूजन आ जाता है, तो मेनिंजिस में अगर सूजन आ जाता है तो मेनिंजाइटिस नामक 15 मिनट भूला जाता है, फिर याद आ जाता है, उगजनीय तक है, उगजनीय तक उसको वैसा रोग है तभी तो पता है। रोग है, लेकिन रोग भी सही है, लेकिन ज्यादा उसको फोकस कर देना वो भी सही नहीं है। बना है जिसका ब्लड कर जाता तो नहीं रुकता है, तो वो तो बीमारी यही है, आनुवंशिक बीमारी। मेनिंजाइटिस या कहोगे ना कि कोमा है व्यक्ति, कोमा भी बीमारी है, मनुष्य बेहोश हो जाता है, कब होश में आता है इस चीज का पता नहीं चल पाता, ये चीज ना हुआ। एक आपका लिखी हुई भाषा को पढ़ने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, कौन सा रोग होता है, तो डायलेक्सिया रोग होता है। डायलेक्सिया ये रोग हुआ ना, लिखी हुई भाषा को पढ़ने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, नहीं पढ़ पाता, डायलेक्सिया नामक रोग हो जाता है। और कुछ रोग होता है इसमें, जैसे आपका भूलने, अल्जाइमर की बीमारी होता है। अल्जाइमर में आपका भूलने की बीमारी होता है, मस्तिष्क के किसी भाग के जो होता है उसको प्रभावित करता है, जिससे कि आपका जो याददाश्त रहता है वो आपका कंट्रोल में नहीं रहता है, भूल जाता है। डायलेक्सिया मान लीजिए कि हमको भी पढ़ने आ रहा है तो फिर मान लो कि ठीक हो जाएगा डायलेक्सिया, तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे। डायलेक्सिया बीमारी में लिखी हुई भाषा को पढ़ नहीं पाएगा, ये तो बोल रहे हैं ना, ये लिखी हुई भाषा को पढ़ने में असमर्थ हो जाता है, लिखी हुई भाषा को आप पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो डायलेक्सिया पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, लिखी हुई भाषा को पढ़ने में असमर्थ हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाए, बाकी सब आपका कंट्रोल रहेगा, सबके जान पहचान में सबके जान। ये चीज आप कहोगे ना, तंत्रिका तंत्र में तो मुख्य रूप से आप कहे थे ना।